प्लीज मुझे मत मारो, बस एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो। उस आदमी के मुंह से बस इतना ही निकला था कि तभी किसी ने उसे घसीटते हुए बाहर की ओर ले गया और अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। कुछ दूर तक सुनाई दे रही थी तो सिर्फ उसकी चीखें। अगली सुबह उस आदमी की लाश बुरी तरह से नोचा घसीटा हुआ हाईवे के नजदीक पड़ी हुई मिली। देखते ही देखते ये बात टीवी और अखबार चारों तरफ आग की तरह फैल गई। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे। कोई कह रहा था एक्सीडेंट है और कोई कह रहा था जानवरों ने नोच खाया होगा। लेकिन जिस तरह की बातें टीवी वाले बता रहे थे उस तरह की कोई सबूत पुलिस या फॉरेंसिक टीम को नहीं मिली थी और ना ही कोई सबूत मिला जिससे पुलिस कोई नतीजे पे पहुंच पाए। लिहाजा इस अनसुलझी केस को भी दूसरी धूल खाती फाइलों के साथ फेंक दिया गया। इस बात को कुछ दिन बीत चुके थे जब एक दिन अचानक एक आदमी भागता हुआ पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। वो आदमी दिखने में तो ठीक ठाक था पर पता नहीं क्यों वो बहुत घबराया हुआ था। इंस्पेक्टर ने उस आदमी को बिठाकर उसे पानी पिलाया और उससे माजरा क्या है पूछने पे उस आदमी ने बताया, मेरा नाम कबीर है सर। कुछ दिन पहले जो लाश हाईवे के पास मिली थी वो मेरे दोस्त विवेक की थी। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, यहाँ तक कि दोनों एक ही फ्लैट में भी रहते थे। ये सब उसी दिन से शुरू हुआ। उस दिन विवेक और कबीर दोनों ऑफिस के काम से जयपुर गए हुए थे। लौटते वक्त रात हो चुकी थी। हाईवे भी सुनसान था, इसलिए विवेक हाईवे पर गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ा रहा था। तभी सड़क के मोड़ पर उन दोनों को एक आदमी खून से लथपथ तड़पता हुआ दिखा। इंसानियत के नाते गाड़ी रोककर विवेक और कबीर दोनों उसकी मदद के लिए उतरे। दोनों ने उस आदमी को उठाकर अपने साथ गाड़ी में अस्पताल की ओर लेकर के जाने लगे थे कि तभी खून ज्यादा बहने से उस आदमी की रास्ते में ही मौत हो गई। यार विवेक ये तो मर गया यार। इसे इस हाल में अस्पताल लेकर जाएंगे तो लोग हमें ही शक की निगाह से देखेंगे। खामोखा पुलिस केस में फंस जाएंगे यार। विवेक गाड़ी रोककर उस आदमी के सांसें और नब्ज चेक करने लगा। हाँ यार सच में मर चुका है। तू एक काम कर, पकड़ इसे। तू गाड़ी में जा, मैं 2 मिनट में आता हूं। विवेक की बात मानते हुए कबीर गाड़ी में चला गया और थोड़ी देर बाद विवेक भी गाड़ी में आ पहुंचा। इससे पहले कि कोई उन दोनों को देखे वो दोनों वहां से चले गए। 1-2 दिन बाद विवेक और कबीर दोनों ऑफिस में थे जब विवेक को एक फोन आया। हेलो कौन? अच्छा मदद किए हो साहब, मुर्दों को भी नहीं छोड़ा। अब तुम्हारी मदद तो हम करेंगे इस दुनिया से उठने में। उस फोन कॉल के बाद पता नहीं क्यों विवेक बहुत परेशान सा हो गया था। उसने तसल्ली के लिए कबीर से पूछा कहीं मजाक मजाक में वो कॉल उसने तो नहीं करवाया। जब कबीर ने फोन किया ही नहीं था तो वो मानेगा कैसे। उसने कहा बस एक फोन कॉल की तो बात है और फिर हमने थोड़ी ना मारा था उसे, हम तो उसकी मदद कर रहे थे। वो मर गया तो हमारी क्या गलती है। विवेक अपने आप को समझा लेता है ये सोचकर कि बस एक फोन कॉल ही तो है। ऑफिस से वापस आते वक्त विवेक और कबीर दोनों रोज की तरह रात का खाना बाहर खाकर फ्लैट में पहुंचे। दोनों लेटे लेटे आपस में बात कर रहे थे जब दोनों को नींद आ गई। जब दोनों पूरी तरह से नींद के आगोश में थे तब अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से विवेक की आंख खुल गई। विवेक पलंग से उतरकर आंखों को मलते हुए खिड़की पर से झांका तो उसने देखा घर के सामने कुछ कुत्ते भौंकते ही जा रहे थे। उसने गुस्से में अपना जूता उठाकर उन कुत्तों पर फेंका उन्हें भगाने के लिए, लेकिन कुत्ते वहां से थोड़ी दूर उसी ओर देखकर भौंकने लगे। इस बार विवेक को थोड़ा शक सा हुआ।
तो उसने देखने के लिए दरवाजा खोला, पर अजीब बात थी, वहां उन कुत्तों के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। विवेक चारों तरफ एक नजर घुमा लेता है, कहीं कोई नहीं दिखा तो वो दरवाजा बंद करके सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। विवेक दौड़ता हुआ उस ओर गया तो उसने देखा खिड़की का शीशा टूटा हुआ था और टूटी हुई कांच के टुकड़ों के साथ साथ वही जूता घर के अंदर पड़ा था जो विवेक ने उन कुत्तों पर फेंकी थी। एक तो विवेक बहुत थका हुआ था, उस पर ये सब परेशानियां। विवेक चिढ़ सा गया था इन सब चीजों से। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है बे? साले हिम्मत है तो सामने आके दिखा। इतना कहते ही विवेक को कोई उस पेड़ के पीछे से निकलकर दरवाजे तक आता हुआ दिखा। उसे देखकर गुस्साए विवेक हाथ में एक डंडा लिए दरवाजे तक गया और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक हवा का ठंडी सी झोंके की तरह कुछ उसके शरीर के बिल्कुल आर पार चला गया और उसके साथ ही विवेक को अपने सीने में इतनी ज्यादा दर्द महसूस हुई जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। विवेक अपनी छाती पकड़े इतनी जोर से चीखा कि उसकी चीख सुनकर कबीर दौड़ता हुआ आया। क्यों बे, सपना देख रहा है क्या? इतना कहते ही विवेक ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो अपने कमरे में ही था। अपने आप को कमरे में पाकर विवेक मन ही मन अपने आप पर ही हंसा। उसके अगले दिन सुबह जब विवेक उठा तो कबीर जल्दी जल्दी से तैयार हो रहा था कहीं जाने के लिए। विवेक ने पूछा तो उसने कहा, वो यार पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मैं गांव जा रहा हूँ, 2 दिनों में वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर कबीर वहां से चला गया। उस रात विवेक रोज की तरह घर पहुंचकर फ्रेश होने बाथरूम चला गया, लेकिन उस रात विवेक के बाथरूम में घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई जूते पहने पूरे घर में घूम रहा हो। एक तो विवेक घर पर अकेला था और फिर कबीर भी गांव गया हुआ था, तो फिर घर में कौन घुस सकता है? देखने के लिए विवेक जब बाथरूम से बाहर निकला तो उसने देखा घर में कहीं कोई नहीं दिख रहा था, पर चलने की आवाज अभी भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। आवाज कहां से आ रही थी जानने के लिए विवेक ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा तो फिर से और एक आवाज विवेक के कानों को छूता हुआ निकल गया, विवेक तूने ठीक नहीं किया। ये सुनकर विवेक चौंकता हुआ अपने आसपास देखने के लिए मुड़ा तो उसने देखा नीचे फर्श पर एक लाल रंग का मोटी लकीर जैसा कुछ उसके कमरे की ओर गया हुआ था। हाथ लगा के देखा तो पता चला वो खून था। विवेक उस निशान को फॉलो करता हुआ उसके कमरे तक गया तो उसने देखा पलंग पर जो गद्दा पड़ा था वो सरका हुआ था। विवेक दौड़कर उस पलंग के पास गया और पागलों की तरह कुछ ढूंढते हुए, ये नहीं हो सकता, वो मेरा है। तभी किसी ने पीछे से कहा, चुराई हुई चीज कभी अपना नहीं होता। इतना सुनते ही विवेक कुछ बोले या कुछ करे इससे पहले किसी ने विवेक को पैरों से पकड़कर खींचता हुआ तेजी से ले गया। विवेक अपने आप को बचाने की कोशिश में अपना हाथ पैर मारने लगा तो शायद वो उसके हाथ से छूट गया। डरा सहमा हुआ विवेक इधर उधर देख रहा था जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी हॉल में लगा टीवी अपने आप ही चल पड़ा। कबीर तू जा, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, विवेक को यह एहसास तो हो चुका था कि इसके पीछे किसका हाथ है, पर वो कर भी क्या सकता था। इतने में पीछे से एक आवाज विवेक को सुनाई दी, तुझे जीने का कोई हक नहीं है विवेक। ये सुनते ही विवेक फौरन पीछे मुड़ा तो उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उस दिन कबीर और विवेक रास्ते में ही छोड़कर आए थे। विवेक उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था पर उसने उसकी एक नहीं सुनी। उसने विवेक को घसीटते हुए अपने साथ ले गया। दरअसल उस रात जो आदमी उन दोनों को मिला था
वो हीरों का कारोबार करता था। उस रात कुछ गुंडों ने उसे लूटने के लिए उस पर हमला किए थे और ऐन मौके पर विवेक और कबीर उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो वो गुंडे उस आदमी को वहीं पर छोड़कर भाग गए, जहां वो आदमी इन दोनों को बुरी तरह से जख्मी मिला। पर शर्म की बात तो ये थी कि यहाँ भी लालच के आगे इंसानियत घुटनी टेकती नजर आई। दोनों उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे कि खून ज्यादा बहने की वजह से वो आदमी बेहोश हो गया था और जब विवेक उसकी नब्ज चेक कर रहा था तब उसे पता चला कि उसके जेब में हीरे थे। उसने उसे जानबूझकर मरा हुआ बताया और उस पर अपना हाथ साफ करके उस आदमी को सड़क के पास वाले जंगल में फेंक कर चला गया।